नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कल की कक्षा को हम निरंतर करते हुए आज समास के जो भेद हैं उसको इस वीडियो में जानेंगे। आज हमारी संस्कृत की द्वितीय कक्षा है। छात्रों, इस कक्षा में हम केवल 2 समास के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि प्रत्येक समास अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक ही समास में अनेकानेक उदाहरण हैं और इन समासों का गहराई से अध्ययन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड या रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सामान्य स्तर के प्रश्न न करके आपसे अत्यंत गहराई से प्रश्न किए जाएंगे। उस दृष्टि से इस एक वीडियो में हमने केवल 2 ही समास लिए हैं। आगे की वीडियो में पुनः हम आगे के समासों को पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केवल समास के बारे में। केवल समास क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसको परिभाषित किया था, इसको समझाया था कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात किसी भी विशेष संज्ञा अथवा नाम से रहित केवल समास कहलाता है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जो अन्य समास नहीं है, एक अलग से ही समास है, उसका नाम दे दिया गया है केवल समास। देखेंगे हम, इसके उदाहरण देखते हैं। यथा भूतपूर्व, भूतपूर्वः यानी कि जो पूर्व में हो चुका है। इसके बहुत लिमिटेड उदाहरण है छात्रों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये उदाहरण आपसे पूछ लिए जाए। ऐसे तो ये समास अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 उदाहरण ही इसके देखने के लिए मिलते हैं, तो हो सकता है परीक्षाओं में ही आपसे पूछे जाएं। देखेंगे हम समास से संबंधित सूत्र को हम देखते हैं कि इस समास से संबंधित कौन कौन से सूत्र हैं। पहला हम देखेंगे भूतपूर्वे चरट, अर्थात भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। आपसे मान लीजिए यही पूछ ले कि भूतपूर्वे चरट, यह जो सूत्र है वो किस समास से संबंधित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए केवल समास। भूतपूर्वे चरट अर्थात भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। अब इस सूत्र के अनुसार हम आगे देखते हैं कि भूतपूर्वः, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूतपूर्वः इसमें कौन सा सूत्र है, समास के अनुसार कौन सा सूत्र है, तो क्या बनेगा भूतपूर्वे चरट। चरट भूतपूर्व का हम विग्रह देखते हैं कि पूर्वम भूतः, ये क्या है, इसका लौकिक विग्रह है। मैंने कहा था कि लौकिक विग्रह में विभक्तियों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो पूर्वम और भूतः ये हुआ। अब इसका जो अलौकिक विग्रह है, यानी कि प्रत्यय को जिसमें प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या बनेगा, पूर्व अम। देखो पूर्वम क्या होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हम देखो याद करेंगे सु औ जस अम और शस, तो अम आ गया द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो पूर्व में अम लगा हुआ है और भूत में सु, भूत के अंदर क्या होता है सु, यानी कि सु औ जस से वही प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ इस तरह से हम अलौकिक विग्रह में जो प्रत्यय लगे हुए होते हैं मूल शब्द में, उसको हम बताते हैं। तो इस तरह से भूतपूर्व का विग्रह हुआ पूर्वम भूतः। क्योंकि कभी कभी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें अलौकिक विग्रह भी आपसे पूछ सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से भूतपूर्व का विग्रह हुआ पूर्वम भूतः। आगे हम देखेंगे दूसरा जो सूत्र है केवल समास का, वो है इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। क्या है, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। इसका अर्थ देख लेते हैं हम। इव शब्द के साथ समास होता है तथा विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है जब समस्त पद होता है, लेकिन ये एक उदाहरण ऐसा है कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे वागार्था विवा, वागार्था विवा ये शब्द है, इसका हम विग्रह करेंगे वागार्थौ इवेति, वागार्थौ इवेति। किस सूत्र से इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। और इसका जो विग्रह अलौकिक विग्रह है वो क्या होगा, वागार्थ धन औ धन इव, यानी वागार्थ शब्द है और सु औ द्वितीय विभक्ति है और इव इसके साथ में आया है, तो ये इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च।
तो यहाँ छात्रों हमारा केवल समास संपूर्ण होता है। देखिए केवल समास में यही चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि केवल समास की परिभाषा है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, इसका उदाहरण है भूतपूर्वः, और इस समास से संबंधित जो सूत्र हैं वे दो सूत्र हैं, भूतपूर्वे चरट और द्वितीय इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। तो एक तो उदाहरण इसका हुआ भूतपूर्वः और दूसरा इसका उदाहरण हुआ वागार्थ विव। तो इसको आप याद रखिएगा। मैं समझती हूँ कि केवल समास आपको समझ में आ गया। हम हमारे दूसरे समास की ओर चलते हैं, अव्ययी भाव समास, और इसको हम जानेंगे जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः, कि जो दूसरा समास है इस समास में प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है तथा प्रथम या पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि समास में जो दो पद हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक पहला और एक बाद वाला। तो जो पहला पद है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद। तो ये जो समास है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। आगे हम और समझेंगे। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है तथा प्रथम व द्वितीय दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे अगर लिंग संबंधी प्रश्न किया जाए तो अव्ययी भाव समास का जो रूप बनेगा, जो शब्द होगा, वो हमेशा नपुंसक लिंग में मिलेगा। एक चीज। दूसरा ये है कि हमने एक इसको कहा कि पूर्व पद प्रधान समास होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम जो दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रथम व द्वितीय पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, कि यानी यहाँ इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय। तो अव्यय के अनुसार ही अगर बाद में पुल्लिंग भी है तो वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, उपकृष्णम। इस उपकृष्णम में क्या हुआ, उप अवयव है और कृष्ण क्या है, संज्ञा है। दोनों का समस्त रूप उपकृष्णम अव्यय हो जाता है। तो उपकृष्णम ये क्या हुआ, अव्यय हो गया। चलिए छात्रों, एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ अव्ययी भाव समास की, कि जो भी अव्ययी भाव समास आपको मिलेगा उसमें हमेशा उपसर्ग आगे लगा होगा, जैसे कि उप, आ, निर, अनु। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। ये तो पहचान की बात हो गई। लेकिन जब आपसे गंभीर प्रश्न किए जाएंगे, मतलब थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न किए जाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सूत्र से ये शब्द बना। तो उस दृष्टि से मैंने ये वीडियो आपकी तैयार की है कि कठिन से कठिन स्तर भी आपका स्पष्ट हो जाए। आगे हम देखेंगे। अव्ययी भाव समास का जो सूत्र है, व्याकरणनिष्ठ पाणिनि ने जो सूत्र बताया है उसको हम जानते हैं। क्या है वह, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्ययासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथा आनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। क्या अभिप्राय हुआ इसका, कि जो अव्ययी भाव समास होता है वह विभक्ति, समीप, वृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अव्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत इस योग में होता है। तो ये 16 जो अर्थ हैं उन अर्थों के अंतर्गत अव्ययी भाव समास होता है। अब इनके उदाहरण हम देख लेते हैं आगे। पहला हम देखेंगे विभक्ति अर्थ में। हमने कहा कि जब विभक्ति अर्थ के अंदर अव्ययी भाव समास होता है, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं हम, हरौ इति। हरौ इति इसका विग्रह क्या होगा, हरौ, क्षमा कीजिएगा, अधिहरि शब्द है, तो अधिहरि का जो विग्रह है वो क्या होगा, हरौ इति, यानी कि हरि में। छात्रों यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि इतने सारे उदाहरण तो आपको याद होंगे नहीं, केवल आप इनका अभ्यास कर सकते हैं, बार बार इनको पढ़ सकते हैं। आप क्या कीजिए, आपको ये अर्थ याद कर लीजिए कि अव्ययी भाव जो समास है वह कौन कौन से अर्थों में होता है। जैसे आपने याद किया विभक्ति अर्थ में। अब विभक्ति अर्थ के लिए आप कोई भी एक अपना मनचाहा शब्द याद कर लीजिए। जैसे आपने अधिहरि याद कर लिया और उसका विग्रह भी याद कर लीजिए, विभक्ति अर्थ में अधिहरि हरौ इति। तो इस प्रकार से आप एक एक
एक एक सूत्र के एक एक उदाहरण याद करते जाइए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो विभक्ति अर्थ में इस प्रकार का ये अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा उदाहरण है आत्मनि इति। अध्यात्म शब्द है, इसका जो विग्रह है वो क्या बनेगा, आत्मनि इति, यानी कि आत्मा में। तो यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसके अर्थ में हम यहाँ ये जो अव्ययी भाव समास है उसे देख रहे हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का यहाँ संकलन किया है आपके लिए, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप और भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। दूसरा अर्थ है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, उपनदम। उपनदम का अर्थ क्या हो गया, नदी के समीप, और इसका जो विग्रह है वह है नद्याः समीपम। इसी तरह से उपगंगम यानी गंगायाः समीपम। समीप अर्थ में यहाँ अव्ययी भाव हो रहा है, गंगा के समीप। इसी तरह से उपनगरम यानी नगरस्य समीपम। देखिए ये जो उप है ना, उप का अर्थ क्या हुआ, समीप। तो जब आप विग्रह करेंगे तो तोड़ते जाइए इसको, नगरस्य समीपम। उप का अर्थ क्या निकालेंगे आप, समीप, समीप, है ना। इसी तरह से हम आगे के इसमें करेंगे, इसलिए विग्रह में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि जब उपनदम का आपसे विग्रह पूछा जाएगा तो उप का अर्थ यदि आपको आता है, समीप है, तो आप क्या करेंगे, नद्याः समीपम। उपगंगम गंगायाः समीपम। उपनगरम नगरस्य समीपम। समीपार्थे अव्ययी भाव समासः भवति इति। तीसरा अर्थ हम देखेंगे समृद्धि अर्थ। समृद्धि अर्थ का उदाहरण देख लेते हैं, सुमद्रम। अर्थात वही देखिए, सु का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, समृद्धि। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो उदाहरण और विग्रह दोनों याद हो जाएंगे। सुमद्रम यानी मद्राणाम समृद्धि ही, मद्रवासियों की समृद्धि। फिर सुभिक्षम, भिक्षाणाम समृद्धि ही। फिर इसी तरह से समृद्धि का जो विपर्य है वो क्या है, व्यर्थी, है ना। तो उसका क्या कहेंगे, दुर्यवनम। तो दुर्यवनम का क्या होगा, यवनानाम व्यर्थी। दुर्भिक्षम, भिक्षाणाम व्यर्थी। तो भिक्षा का अभाव। इस तरह से समृद्धि और व्यर्थी दोनों अर्थों में यह समास होता है। आगे हम देखेंगे अर्थाभाव। अर्थाभाव में भी यह समास होता है, और अर्थाभाव का उदाहरण क्या है, निर्मक्षिकम। निर का मतलब क्या हो गया, अभाव। मक्षिकाणाम अभाव यानी निर्मक्षिकम। फिर निर्विघ्नम, तो विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। निर का अर्थ जान जाइएगा, उधर सु का अर्थ समृद्धि है, दुर का अर्थ व्यर्थी। इसी तरह से यहाँ निर का अर्थ अभाव, और तो इस तरह से अर्थाभाव है ना, अभाव के अर्थ में जब अव्ययी भाव समास होता है। आगे हम देखेंगे अत्य। अत्य का अर्थ क्या होता है, नाश। अत्य का अर्थ क्या होता है, नाश। और शब्द हम देखेंगे अतिहिमम। अतिहिमम का विग्रह क्या होगा, हिमस्य अत्ययः, यानी कि हिम का नाश। हिम कहते हैं ना बर्फ को, तो हिमस्य अत्ययः अतिहिमम। और रोग का नाश अतिरोगम, रोगस्य अत्ययः। ठीक है, अति का अर्थ आप क्या लगा लेंगे यहाँ विग्रह में, अत्यय। अतिहिमम हिमस्य अत्ययः, अतिरोगम रोगस्य अत्ययः। तो इस तरह से आप जब समास याद करेंगे छात्रों, तो कैसे याद करेंगे, विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास, विभक्ति अर्थ में अधिहरि हरौ इति, समीप अर्थ में उपनदम नद्याः समीपम, समृद्धि अर्थ में सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, अर्थाभाव अर्थ में निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, अत्य अर्थ में अतिहिमम हिमस्य अत्ययः। इस तरह से आपको ट्रिक बना करके याद करनी पड़ेगी, तो आपको सरलता से समास याद हो जाएंगे। और यह एक साथ याद नहीं होंगे, कहते हैं ना करत करत नित अभ्यास जड़मति हो सुजान। धीरे धीरे आप इनका अभ्यास कीजिए तो आपको कठिन से कठिन भी समझ में आ जाएगा। बस एक इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे हम चलते हैं, छठा अर्थ देखते हैं, असंप्रति। असंप्रति का मतलब क्या होता है, इस समय उचित नहीं है। और इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, अति निद्रम। इसको विग्रह करेंगे तो निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद उचित नहीं है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, अति स्वप्नम। इस समय सोना उचित नहीं है। इसका विग्रह क्या होगा, स्वप्नः संप्रति न युज्यते। देखिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको पहले मैंने रखा है। जैसे कि असंप्रति अर्थ में क्या बनेगा, अति निद्रम, और इसका विग्रह क्या होगा, निद्रा संप्रति न युज्यते। आगे हम देखेंगे शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव के अंदर क्या होगा, हरि शब्द मतलब किसी भी शब्द का प्रकट होना।
तो यहाँ पर शब्द होते हैं ना, हरि शब्द, राम शब्द, कपि शब्द, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इति हरि शब्द है, तो इति हरि में क्या होगा, विग्रह हरि शब्दस्य प्रकाशः। जब हम कह रहे हैं इति हरि, यानी कि हरि शब्द के ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं हम, हरि शब्दस्य प्रकाशः। इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः। ठीक है, आगे हम देखेंगे पश्चात अर्थ में। तो पश्चात का मतलब क्या होता है, पीछे। पश्चात का मतलब है पीछे। अनु विष्णु, और यहाँ पर पश्चात के अंदर अनु लगाते हैं। देखिए, जितने भी अभी हम उदाहरण देख रहे हैं उनमें सब में एक तरह से उपसर्ग लगा हुआ है आगे। बस आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक पहचाननी है। वो किस लिए, कि कठिन प्रश्न यदि आपसे पूछे जाएंगे तो उसके उत्तर आपको आने चाहिए। पूछ ले आपसे अनु विष्णु, यहाँ पर कौन से अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि अनु का अर्थ होता है पश्चात। तो पश्चात अर्थ में यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है। तो विष्णु हो पश्चात, अनु विष्णु का विग्रह हुआ विष्णु हो पश्चात। फिर है अनुरामम, अनुरामम का हो गया रामस्य पश्चात, यानी कि राम के पीछे। फिर अगला हमारा अर्थ है यथा। यथा अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। यथा का मतलब क्या होता है, योग्य। तो जैसे अनुरूपम, यानी कि रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। यहाँ भी अनु आया है, लेकिन अनु का यहाँ प्रयोग किस लिए हुआ है, अनु का प्रयोग यहाँ पर योग्य अर्थ में हुआ है। तो अनुरूपम यानी रूपस्य योग्यम। फिर हो गया अनुगुणम, यानी गुणस्य योग्यम। प्रतिगृहम, गृहम गृहम, देखिए जब प्रति लग जाएगा तो जो शब्द है वह द्वित्व हो जाएगा, 2 बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रति लगते ही 2 बार शब्द आएंगे। जैसे प्रतिगृहम, गृहम गृहम। प्रतिदिनम, दिनम दिनम। यथाशक्ति, फिर अगला है यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को न लांघते हुए। ठीक है, यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, बल को न लांघते हुए, बल भर कह सकते हैं हम, शक्ति भर। तो इस तरह से यथा अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। इनको भी आप अगर गौर से देखेंगे तो इनमें सब में उपसर्ग लगा हुआ है, अनु, प्रति, यथा, ये सब चीजें अव्यय है। मतलब आगे हम देखेंगे आनुपूर्व्य अर्थ में। आनुपूर्व्य का मतलब क्या होता है, क्रम, क्रम के योग में। जब हमको क्रम बताना होता है तो उस अर्थ में हम अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम में। तो क्या होगा इसका विग्रह, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण। यहाँ आनुपूर्व छप गया है, इसका सही जो उच्चारण है, सही जो लेखन है वो होगा आनुपूर्वेण। ठीक है, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम। पुनः द्वितीय अनुवर्णन, अनुवर्णन यानी कि वर्ण के क्रम से, वर्णस्य आनुपूर्वेण। फिर है अग्रिम अर्थ है योगपद। योगपद का मतलब होता है साथ में है, योगपद। चक्रेण युगपद, सचक्रम, और इसका निशान क्या होता है, स का मतलब क्या होता है, युगपद। तो चक्रेण युगपद सचक्रम। सहर्षम, हर्ष के साथ, हर्षेण युगपद सहर्षम, योगपद अर्थ है इसलिए। फिर है सादृश्य, सादृश्य अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखेंगे, ससखी, जैसा। सादृश्य का मतलब होता है ना इसका जैसा, उसका जैसा। तो ससखी यानी सदृश्य, सख्या। फिर सवर्णम यानी सदृश्य वर्णेन, वर्ण के समान, सादृश्य अर्थ में। फिर है संपत्ति अर्थ में। संपत्ति अर्थ यानी कि आपके पास में संपत्ति जो है उससे है, मतलब जो चीजें आपके पास में है उसके लिए। सुशत्रम, राजाओं की संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति। सुक्षत्रियम, क्षत्रियाणाम संपत्ति। देखो सुक्षत्रम और सुक्षत्रियम दोनों में अंतर है, विग्रह में अंतर आ जाएगा। सुक्षत्रम जब होगा तो क्षत्राणाम संपत्ति, सुक्षत्रियम होगा तो क्षत्रियाणाम संपत्ति। ठीक है, आगे हम देखेंगे साकल्य अर्थ में। साकल्य का मतलब होता है उसके साथ, मतलब किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ करके, उसको हम कहते हैं साकल्य। सतृणम है ना, तिनके को बिना छोड़े, मतलब तिनके को भी नहीं छोड़ा, सारी चीज ले आए, हम कहते हैं उसको बोलेंगे साकल्य। तो तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी न छोड़ते हुए, साकल्य। सतृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य। फिर है मर्यादा अर्थ में। आमरणम, आमरणम का जो विग्रह है वो होगा
आमरणात् यानी कि तक, मर्यादा का मतलब क्या है, तक। आमरणम, आमरणात्, ठीक है। आजीवनम, आजीवनात्, जीवन भर। अब अगला जो अर्थ है हमारा वो है अंतवचन, यानी कि तक। ये अंत का अर्थ मतलब है इस तक हमने इस चीज को पढ़ा, उस तक हम वहां गए, ये चीज। तो अब हम कहेंगे साग्नि। साग्नि का मतलब क्या है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। अग्नि से अर्थ यहाँ किसी ग्रंथ से है कि अग्नि ग्रंथ पर्यंत मैंने पढ़ लिया। बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से जो अग्नि ग्रंथ है वहां तक मैंने पढ़ लिया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, साग्नि। और इसका विग्रह क्या होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अथवा अग्नि पर्यंतम। ठीक है, हम आगे चलते हैं। छात्रों, अभी जो हमने जो 16 इसके अर्थ देखे वो तो सामान्य है। इसको आप एक ये इस ट्रिक से भी पहचान जाओगे कि पहला उपसर्ग या अव्यय दिखेगा, समान समान से ही होते हैं ये। तो जहाँ भी हमको अनु निर ये सब दिखेगा तो हम अव्ययी भाव समास कर देंगे। लेकिन आगे जो आने वाले हैं उनमें भी कहीं कहीं है, पर कुछ विशिष्ट अर्थ छिपे हुए हैं और प्रायः वहाँ से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिएगा। एक जो सूत्र है वो हुआ अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति भी व्यह। इस सूत्र का मतलब क्या होता है कि शब्दादिभ्य टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, यानी कि अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है तथा टच का अशेष रहता है। देखिए यहाँ मैं आपको टच प्रत्यय के बारे में बताऊं कि अवयवी भाव समास में कुछ परिस्थितियों में समासांत यानी कि समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। ये मतलब एक कही गई है एक बात कि कुछ परिस्थितियों में समास के अंत में टच प्रत्यय होगा, और टच प्रत्यय में चय और टय की संज्ञा और लोप हो जाती है और केवल अ मात्र शेष रहता है, एक बात। और दूसरा क्या होता है कि नकारांत के आगे भी टच प्रत्यय रहने पर टी का ही लोप हो जाता है। टी समझते हैं ना आप, उसकी उपधा का लोप हो जाता है। अब और कौन से सूत्र से होता है, नस तद्धिते से। तो ये तो हो गई एक विशिष्ट बात। अब आप इसको सरल भाषा में यूं समझिए कि समासांत में टच प्रत्यय होता है, और अभी जो ये सूत्र संख्या आप 2 पढ़ रहे हैं, 2 से लेकर के और 9 तक मैं आपको और भी बताऊंगी, उन सभी अर्थों में टच प्रत्यय हुआ है और उसके योग में यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ जो विशेष रूप से जो उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, जो सूत्र में उदाहरण आ रहे हैं, सूत्र में जो बात आ रही है, जैसे अब यहाँ पे शर्त आ रहा है, तो ये उपशरदम वाला जो उदाहरण है उसको विशेष रूप से आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक होती है। तो मैं समझती हूँ कि समासांत टच प्रत्यय ये कहाँ कुछ विशिष्ट अर्थों में होते हैं, वो आपको सूत्र नंबर 2 से सूत्र नंबर 9 तक बताए जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं पहला कि अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है तथा टच का अशेष रहता है। अब यहाँ आपको कहा है कि शरद आदि। अब शरद आदि में क्या है, जैसे कि शरद, विपाश, दिश, जरस, मनस, उपानः, दिव, अनुडुह आदि शब्द हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनके साथ में यह अव्ययी भाव समास होता है। आप केवल एक उदाहरण को विशिष्ट रूप से समझ लीजिए, बाकी का अभ्यास कीजिएगा। जैसे उपशरदम, ठीक है, उपशरदम शब्द है, तो यहाँ पर उपशरदम में हम टच देखते हैं, तो उपशरद प्लस अ टच कर देंगे हम, हैं, और टच में ए रहता है बस केवल, तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ इसका जो विग्रह है वो क्या हुआ, शरदः समीपम। उपशरदम एक पद है, शरदः समीपम, और यहाँ आगे इसका अलौकिक विग्रह किया गया है कि शरद गस उप। शरद गस उप, शरद पहले आ गया, विग्रह के अंदर पहले ही आएगा, और समीपम, तो शरद में क्या है, गस प्रत्यय लगा हुआ है, और उप, समीप का मतलब क्या हो गया, उप, तो उपशरदम शब्द ये बना। इसी तरह से उपचतुरम है, चतुरस्य समीपम, उप हिमवतम, हिमवतः समीपम, उपशरदम, शरदः समीपम, प्रति विपाशम, विपाशम, विपाशम प्रति। देखिए जहाँ भी प्रति आएगा द्वित्व हो जाएगा, है ना, जो शब्द है वो द्वित्व हो जाएंगे। और उपदिशम, दिशः समीपम, अधिमनसम,
मनसि इति। देखिए यहाँ भी वही उप इत्यादि सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उप इत्यादि आ रहे हैं उसमें एक तो टच प्रत्यय है और दूसरी शर्त क्या है कि शरद इत्यादि, जो ये शरद, विपाश, अनुडुह, मनस, ये जो कहे गए हैं ये विशिष्ट रूप से आ गए हैं। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। सूत्र को ध्यान रखिएगा आपकी यहाँ पर अवयवी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, इस सूत्र से यहाँ पर ये अवयवी भाव समास हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा सूत्र देखेंगे। तीसरा जो सूत्र है इसका वो है जरायः जरस च, यानी कि जरा शब्द को जरस आदेश होता है तथा टच प्रत्यय होता है। वही समासांत टच की बात कह रहे हैं। उपजरसम, उदाहरण दे दिया उपजरसम, और इसका विग्रह क्या हुआ, जरायः समीपम, है ना, जरायः समीपम। अब जरस हो जाएगा यहाँ पर, जरा शब्द जरायः है तो यहाँ जरायः के जरा शब्द को क्या हो जाएगा, जरस हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, जराया जरस च, ठीक है। जरायः जरस च सूत्र से ये जरा को जरस होगा और कौन सा समास बनेगा, अव्ययी भाव समास बनेगा। आगे हम ये जो है चौथा सूत्र है वो देख लेते हैं। अनश्चय, अनश्चय क्या कहता है कि अंतात् व्ययी भावात टच स्यात्, अन अंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है, ठीक है। कौन से अर्थ में होता है, अन अंत, जैसे कि इन्होंने दे दिया उपराजम। अब देखिए राजम जो उपराजम है तो जो राजा शब्द है उसमें क्या बनता है, राजन, है ना। तो अन अंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होगा और इसका विग्रह उपराजम यानी कि राजा के समीप, तो इसको क्या बन जाएगा, राज्ञः समीपम। ये किस अर्थ में हुआ है ये ध्यान रखिएगा। विशेष बात यहाँ पर यही है कि जो राज्ञः समीपम उपराजम में कौन से सूत्र से यह अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी तरह से अध्यात्मम, आत्मनि इति, ठीक है। ये दोनों जो उदाहरण है वह अनश्चय सूत्र से है। आगे हम देखेंगे नपुंसकादन्यतरस्याम, नपुंसकादन्यतरस्याम, ये क्या कहता है, अनंतम यत् क्लीबम तदंताद्यव्ययी भावात टचवा स्यात्, अर्थात अन अंत जो नपुंसक तदंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है और ये विकल्प से होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कहते हैं उपचर्मम चर्मणः समीपम, उपचर्म चर्मणः समीपम, दोनों हो सकते हैं विकल्प से। वैसे तो उपचर्मम ही होगा लेकिन आप इसको उपचर्म भी कह सकते हैं, उपचर्म भी कर सकते हैं, विकल्प से होता है ये। वही अन अंत वाले में है ना, चर्मणी, चर्मण जो शब्द है उसके प्रभाव से जैसे राजन में हुआ था उसी तरह से यहाँ भी होगा। फिर है हमारा सूत्र झयंतात अव्ययी भावात टचवा स्यात्। झ का मतलब क्या होता है, वर्ण के पहले दूसरे तीसरे और चौथे, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण अंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है और यह भी विकल्प से होता है। जैसे कि उपसमीधम है तो इसका उपसमीधम भी होगा और उपसमित भी होगा, ठीक है। तो समीधः समीपम, विग्रह दोनों का समान है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रयोग है वह झ से इस तरह से हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सातवां, नदी पौर्णमासस्याग्रहाण्यभ्यः, यदि कि यानी कि नदी पौर्णमासी एवं आग्रायणी से विकल्प से टच प्रत्यय होता है। यानी जहाँ भी आपको नदी पौर्णमासी है ये शब्द दिखे तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये इस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। जैसे कि उपनदी, उपनदी में हम देखेंगे नद्याः समीपम, हाँ, उपनदम नद्याः समीपम, उपपौर्णमासी पौर्णमास्याः समीपम, उप पौर्णमास। अब समीप अर्थ नहीं, यहाँ पर एक विशिष्ट है कि नदी है, नदी पौर्णमासी और आग्राहयणी, ये जो शब्द अगर कहीं आपको दिखाई दे तो वहाँ पर इस सूत्र से अव्ययी भाव समास होगा, न कि समीप अर्थ में होगा, ठीक है। ये विशिष्ट बात है यहाँ पर। और आगे हैं गिरेश्च सेनकस्य, ये भी वही टच का उदाहरण है। गिरी अंत वाले अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है, विकल्प से सेनक आचार्य के
मत में, जो सैनक नाम के आचार्य रहे हैं उनके मत में ऐसा होता है। गिरेश्च सैनिकस्य, यानी गिरि अंत वाले जो अव्ययी भाव है उसमें भी टच प्रत्यय होता है, जैसे कि उपगिरी, गिरे है समीपम। और दूसरा इसका उदाहरण क्या है, उपगिरम, गिरे है समीपम। तो इस तरह से हमने गिरेश्च देख लिया। चलिए छात्रों, आगे हम देखते हैं, अग्रिम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रति पररस मनुभ्योक्षणाः, यानी कि प्रति, पर, सम व अनु से परे अक्षी शब्द से टच प्रत्यय होता है। आपको दे दिया, आप देखिए, प्रति, पर, सम, अनुभ्योक्षणाः। सूत्र क्या है, प्रति, पर, सम, अनुभ्योक्षणाः। प्रति, पर, सम व अनु से परे अक्षी शब्द से टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर वही अक्षी को ढूंढ लेना आप इस सूत्र के अनुसार, और ये सारे प्रत्यय हो, जैसे कि प्रत्यक्षम, अक्षणोर अभिमुखम, परोक्षम, अक्षणोः परम, समक्षम, अक्षणोः सम्मुखम, अन्वक्षम, अक्षणोः पश्चात। ठीक है, तो अक्षी शब्द और ये इतने सारे जो उपसर्ग आपको दिखाई देंगे उसके अर्थ में टच प्रत्यय होगा, और जहाँ टच होगा वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आगे हम देखते हैं। चलिए, अभी तक जितने भी हमने ये 9 सूत्र देखे वो एक तो टच प्रत्यय हुआ था उनके अंदर, और विशेष रूप से है तो सभी जगह उपसर्ग है, लेकिन कुछ कुछ जैसे शरत प्रभृति भी, शरत शब्द को ध्यान रखिएगा दूसरे में, इसमें जरा को ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंत वाले जैसे राजन, चर्मन हैं इनको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आप झ वाले देखिएगा, ठीक है, उपसमिधम, उपसमित। फिर नदी, पौर्णमासी, आग्रहणी, इन शब्द को देखिएगा। गिरेश्च में गिर को देखिएगा, और प्रति, पर, सम, अनुभ्योक्षणाः, इसमें प्रति, पर, अक्षी शब्द को विशेष रूप से देखिएगा। इन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। ये देखिए, कठिन प्रश्न जब आएंगे तो इन सूत्रों को पूछा जाएगा आपसे। वैसे सरल है, इतने कठिन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना इनको अनिवार्य है, इनका अभ्यास करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे शब्दों का संकलन किया है। यदि आप इसको निरंतर 2-3 बार सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। आगे हम देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये सूत्र है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अधिकतर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा, पहला सूत्र है वो 16 अर्थ में, वो एक तरह से सामान्य बात है। दूसरा, हम 2 से लेकर के 9 सूत्र जो पढ़ चुके हैं वो भी एक टच प्रत्यय वाली बात है, वो भी सामान्य है, लेकिन ये एक विशिष्ट अर्थ को दिखाने वाले हैं, इसलिए प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे यहाँ एक बात तो मुख्य क्या है कि अव्यय रहित होते हैं, यहाँ पर अव्यय रहित होने पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय, अभी सभी में तो अव्यय लगा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या बात है कि अव्यय रहित होने पर अव्ययी भाव समास होते हैं। पहला सूत्र देखते हैं, संख्या वंशेन, यानी कि वंशवाचक के साथ संख्यावाची होने पर अव्ययी भाव होता है। जैसे कि द्विमुनि, द्वौ च तौ मुनि च, है, त्रिमुनि त्रयो मुनयः। विग्रह आगे इसका अलौकिक भी दे रखा है, मतलब कि वंशवाचक से किसी भी ऋषि, मुनि इत्यादि के वंश की सूचना दी गई है और उसके आगे संख्या लगी हुई है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, संख्या वंशेन, और संख्या वंशेन से अव्ययी भाव समास होगा, यह आपको ध्यान देना है। फिर है नदीभिश्च, तो नदीभिश्च क्या कहता है कि नदीभिः सह संख्या समस्यते, यदि नदीवाचक शब्दों के साथ संख्या रहने पर अव्ययी भाव समास होता है। नदीवाचक शब्द हो और उनके आगे संख्या लगी हुई है, देखो ऊपर भी संख्या लगी हुई है, लेकिन वंशवाचक शब्द होने चाहिए। यहाँ पर संख्या हो लेकिन नदी संज्ञक होनी चाहिए, जैसे कि पंचगंगम, ठीक है। तो पंचगंगम में अब देखिए वहाँ द्विगु और इसमें आप अव्ययी के अंदर कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, संख्या है लेकिन गंगा, यमुना, कुछ भी, नर्मदा, कोई भी नदी है वो अगर है तो यहाँ पर नदीभिश्च जो सूत्र है उससे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारः, द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, सप्त विपाशम, सप्तानाम विपाशानाम समाहारः,
त्रिनर्बदं तिसॄणां नर्मदानां समाहारः पंच सरस्वती पंचानां सरस्वतीनां समाहारः। ये सारी नदियों के आगे जो संख्या लगी हुई है वह इस सूत्र से हुई है। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, तिष्ठत गु प्रभृतिभिः च एतानि निपात्यन्ते। मतलब क्या हुआ कि तिष्ठगु इत्यादि समुदाय अव्ययी भाव समास में निपातन है। उदाहरण हम देख लेते हैं। तिष्ठगुई है, जो शब्द जो इस सूत्र में दिखाई दे रहा है वही इसके उदाहरण में है। तिष्ठगु, इसका विग्रह करेंगे तिष्ठन्ति गाओ यस्मिन कालेस, है ना। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया, तिष्ठत जस गो जस। तो तिष्ठगु से आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं। तिष्ठगु का मतलब ही क्या है कि यह जो शब्द हैं वह तिष्ठत गु प्रभृति भी न चल, इस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, क्या है, पारे मध्य षष्ठ्या वा, यानी कि पार मध्य शब्दों से षष्ठ्यंत पार व मध्य शब्द षष्ठ्यंत शब्दों का अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम देखेंगे यथा, फिर एत्व भी होता है। जैसे हम देखेंगे पारे गंगम शब्द है तो इसका विग्रह क्या हो गया, पारे गंगायाः। यानी कुल मिलाकर सीधी भाषा में आप ये याद रखिए कि पार या मध्य शब्द है और उसके बाद में षष्ठ्यंत जो शब्द आएंगे तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। जैसे पारे गंगम, अब पारे गंगम शब्द है, नपुंसक लिंग में है, पहचान में आ गया, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो क्या षष्ठी आएगी ना, पारे गंगायाः। पारे यमुनम पारे यमुनायाः। मध्य शब्द आ गया, मध्य गंगम मध्य गंगायाः। मध्य यमुनम मध्य यमुनायाः। पारे विपाशम पारे विपाशायाः। तो हर जगह पार मध्य आपको दिख रहा है। और फिर बाद में जो नदी संज्ञक है वही जो हमने वहाँ नदी भिश्चय में पढ़ा था, गंगा यमुना विपाशा नर्मदा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन यहाँ बदल गई है कि पूर्व में क्या होना चाहिए, पारे या मध्य होना चाहिए। तो कौन से सूत्र से हुआ ये, पारे मध्य षष्ठ्या वा। ठीक है। तो इस सूत्र से भी ये अव्ययी भाव समास होता है। आगे हम देखेंगे। छात्रों यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। वैसे तो मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं, लेकिन इन उदाहरणों का भी आप अभ्यास कीजिएगा और आप देखिएगा यहाँ जो छोड़ा हुआ है इसका मतलब है कि इन 16 अर्थों के अंदर ये प्रयोग होते हैं। तो मैं समझती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, और भी है अभ्यासार्थ, उनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक तरह से ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिएगा। ये देखिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। मैं समझती हूँ कि अव्ययी भाव समास में इससे बाहर एक भी उदाहरण नहीं जाएगा। बस आपको स्टडी इसके अनुसार करनी है। अगर आप अध्ययन करेंगे इस तरह से तो निश्चित रूप से आपके समास अच्छे से, आपको बहुत बढ़िया से समास समझ में आ जाएंगे। और बहुत ही मेहनत करके ये सारा संकलन आपके लिए मैं यहाँ लाई हूँ। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और इनको याद कीजिए, स्मरण कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। बस आप कितना अभ्यास करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपने हमारी इस वीडियो में हमें सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। पुनः हमारे जो अभी अवशिष्ट समास है उनको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।